अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं देख रहा था कि आपको आवाज़ हमारी तो जी आवाज़ आ जी देखिएगा कि जो मैं फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपको नज़र आ रही है। So that ये देखिए आपको नज़र आ रही है, ये स्लाइड नज़र आ रही है, लाइट जी डिटेक्टर। सर। चलो ठीक सर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस वेवलेंथ की एक स्लाइड खुली हुई है। है। अच्छा, ये लाइट डिटेक्टर्स की नहीं है? नो सर। अच्छा, उसको रीस्टार्ट करें मेरे ख्याल में। अपने अपने टीम्स एजेंट को रीस्टार्ट कर लें मेरे ख्याल में, वो देन यू विल कम टू दिस। एक मिनट सर, मैं कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। दोबारा करें। सर वही आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस वेवलेंथ। अच्छा, ये क्या बात है? ये मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये नहीं आ रहा आपको। आपने कौन सी मीटिंग ज्वाइन की है? आज की सर मीटिंग ओएफसी। OFC पार्ट ऑप्टिकल रिसीवर्स पार्ट 2, ये मीटिंग ज्वाइन की है। सर जी सर, पार्ट 2 ही ज्वाइन है। पार्ट 2 ज्वाइन है। जी सर। अच्छा, ये मैं एक मिनट सर। तो और बच्चा इस वक्त ऑनलाइन है? जी सर। जरा आप देखिए। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने कहा आपको कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस वेवलेंथ कंटिन्यू। मैंने दोबारा इसको ज्वाइन किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्यों आ रही है? सर ये मैंने स्क्रीनशॉट डाला है वो चैट के अंदर, तो ये शो हो रहा है। अच्छा, आप देखें, अब मैंने इसकी स्क्रीन अनशेयर ऑफ हो गई की है। है। जी अब स्क्रीन अभी ऑफ भी हो आप, गई है। अच्छा हो गई। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ। ये देखें, अभी कुछ आया आपके सामने? अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली आ रही थी। ओके ओके, आई विल क्लोज इट डाउन। ठीक है, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। और अब देखिए, अब आपको नई स्क्रीन नज़र आ रही है, लाइट जी डिटेक्टर। सर, अब लाइट डिटेक्टर्स की आ रही ठीक है। है, मैटर में रिजॉल्व हो गया है। लेट मी चेक वन मोर थिंग आल्सो। अच्छा, जिस वक्त मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो आपको दूसरी स्क्रीन भी नज़र आती है, जैसे मैं अभी गया था एक्सप्लोरर में। नो सर, ये जब आपने स्लाइड्स खोली है तब जाके ये सिर्फ नजर आई, अच्छा वरना ओके। ब्लैकआउट हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मैं सेटिंग्स में गया था तो मैंने कहा कि शायद वो भी नज़र आती है। चलें जी, कल जो हमने कोशिश कर रहे थे हम करने की, तो उसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ कनेक्टिविटी की, कुछ टीम्स की, और कुछ मैं इसको शो नहीं कर पा रहा था। उसको हम थोड़ा सा दोबारा से कर लेते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन
ये थी कि आपकी जो FYP के जो रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट सबमिशन की जो डेट है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, वो 3 अगस्त कर दी है। पहले 31 जुलाई थी क्या? 24 जुलाई थी। 24th। 24 फिर ये 31 जुलाई। बट प्लीज़ इसको कंफर्म कर लीजिएगा अपने के साथ, ठीक है? तो उसके फिर और नेक्स्ट वीक जो होगी ना, फिर वो इंटरनल फाइनल इवैल्यूएशन हो जाएगी, ठीक है? तो दिस वाज एन इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लाइट डिटेक्टर्स की तरफ। मकसद हमारा क्या है? बेसिकली ये 2 लेक्चर स्लाइड्स हैं जो कि हम लेकर चलेंगे। एक लाइट डिटेक्टर्स और एक लाइट डिटेक्टर्स कंटिन्यूड। तो मकसद क्या है कि हम एक ऐसा रिसीवर बनाना चाहते हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर के सिग्नल्स को रिसीव करे और उसको प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर सके कि हमने क्या कुछ भेजा है। यानी कि जो कुछ आपने एक LED के ज़रिए या एक लेज़र डायोड के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन भेजी है, जो 1s और 0s आपने भेजे हैं, वो दूसरे एंड के ऊपर पहुंचकर रिसीव हों। और रिसीव होने के बाद, रिसीव होने का मतलब क्या है? रिसीव होने का मतलब यह है कि वो जो ऑप्टिकल सिग्नल वहाँ तक दूसरे एंड तक पहुँचा है, उस दूसरा एंड उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में इसका मतलब है कि करंट की सूरत में उसको तब्दील कर दे, ठीक है? अब इसमें कई चीज़ें, एक तो ये बड़ी अहम बात है कि जिस हिसाब से, जिस स्पीड से वो जो उसमें 1 0 में कन्वर्ट हो रहा है और 0 1 में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड के साथ, तकरीबन उसी स्पीड के साथ रिसीवर की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डिटेक्ट कर सके कि 1 अब 1 से 0 हो चुका है और 0 अब 0 से 1 हो चुका है। तभी वो सही तरह से डिटेक्ट कर पाएगा कि क्या सिग्नल हमने भेजा था और क्या हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ को अचीव करने के लिए पहले हम दूसरे लाइट डिटेक्टर्स जो हैं अभी तक हम मुख्तलिफ फॉर्म्स में हम इस्तेमाल करते रहे हैं और उनके फिनोमिनाज क्या हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, जो कि हमने कल भी किया था। आई विल गो अ लिटिल बिट क्विकर on that so that we can start up the other part. तो अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो लाइट डिटेक्टर्स में जब हम पढ़ जाएंगे और उसके बाद रिसीवर्स में देखेंगे, तो रिसीवर्स के कुछ एनर्जी बैंड्स होते हैं कि हम रिसीवर्स के तौर पे जो इस्तेमाल करेंगे, जो इक्विपमेंट, दैट वुड बी अ फोटो डायोड। और फोटो डायोड जब बनाया जाता है तो उसमें एनर्जी बैंड्स का ध्यान रखा जाता है। एनर्जी बैंड्स कहाँ से आते हैं? जो आप P और N के लिए इंट्रिंसिक मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने एनर्जी बैंड्स हैं, एनर्जी गैप्स हैं। एनर्जी बैंड्स के दरमियान में गैप्स हैं। यानी कि कौन से एनर्जी बैंड्स हमारे लिए इंटरेस्ट वाले हैं? हमारे लिए एक कंडक्शन बैंड का वो इंटरेस्ट वाला है और एक वैलेंस बैंड हमारा इंटरेस्ट वाला है। अच्छा, इस वैलेंस बैंड जो कि लोअर एनर्जी बैंड है, उससे कंडक्शन बैंड के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है या कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव करता है, तो बीच की का एक पूरा बैंड है जिसको कि बैंड गैप कहते हैं। उसके बीच में जितनी भी एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, उसमें किसी एक वैल्यू के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? कर नहीं सकता। वो या तो ऊपर रहेगा या नीचे आएगा, और ऊपर से नीचे तभी आएगा कि इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी का एक फोटोन वो रिलीज करे, या एक फोटोन आके लग रहा है तो वो उस एनर्जी, अगर वो उस
एनर्जी गैप के बराबर उसकी एनर्जी थी तो वो उठ के वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। फिर हम इसमें देखेंगे कि पीएन जंक्शन हम किस तरीके से इसमें बना रहे हैं। जैसे कि कल भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा कि पीएन जंक्शन हम डायरेक्टली सीधा सीधा नहीं बना देते, और हमारा जो बेसिक फोटो डायोड जो बनता है दैट इज अ पिन डायोड, PIN, P for the p-type material, I for the intrinsic material and N for the n-type material। तो ये तीन मटेरियल्स हैं जिनको हम इकट्ठा करके एक फोटो डायोड को क्रिएट करते हैं। उसकी रीजन हम आगे जाके देख लेते हैं कि बीच में हमने इंट्रिंसिक मटेरियल क्यों डाला। इसके बाद जब हम रिसीवर्स की बात करते हैं तो हमें इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब भी कोई भी पीएन जंक्शन हो, चाहे डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, FET हो, उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा है कि हम उसका आयोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत डिटेल में देखते हैं। यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। फिर पावर रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें कायम करनी पड़ेगी मैथमेटिकली, कि कितनी पावर का सिग्नल हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है, विच इज़ नॉर्मली measured in terms of dBs or dBms, watts and dBms। तो उसके अगेंस्ट हम कितना करंट जनरेट करवा पाते हैं। अब उसमें ये एक बड़ा अहम बात है कि ये चीज़ डिटर्मिन करती है कि आपके रिसीवर की सेंसिटिविटी क्या है। सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू जिसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं उससे कम पावर अगर हमारे तक पहुंचती है तो वो जो करंट प्रोड्यूस करेगी वो हमारे डार्क करंट से कम होगा। अगर डार्क करंट से कम करंट प्रोड्यूस होता है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये जो करंट इस वक्त चल रहा है इज इट ड्यू टू some incoming light or is it just a dark current। तो आपके पास जो रिलेशनशिप है इनपुट पावर की और द आउटपुट करंट की, वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप हम उसकी इस्टेब्लिश करेंगे। फिर वो एक टर्म जो बड़ी मशहूर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम ऊपर डिफाइन कर चुके होंगे। उसकी रेलेवेंस विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सर्टन सिस्टम के अंदर किस तरह से चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, ये काम होती है। फिर मोड्स ऑफ ऑपरेशंस हम देखेंगे, जिसमें कि फोटोवोल्टाइक मोड है और फोटो कंडक्टिव मोड है। आफ्टर दैट रिवर्स बाइसिंग हम करते हैं एक रिसीवर के अंदर। हम क्यों करते हैं और उसका क्या फ़ायदा। फिर डार्क करंट की सेंसिटिविटी है, उसको ज़रा हम डिटेल में देखेंगे और उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। फिर पावर डाइजेस्ट बनाएंगे कि कितनी पावर इनपुट है, कितनी आउटपुट पे आपको करंट निकल रहा है, आप तक कितना पावर पहुंच पाती है। फिर फोटो डायोड्स की बैंडविड्थ क्या है जिसके ऊपर वो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। एंड देन पिन डायोड्स क्या होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया, PIN डायोड्स, यानी कि P टाइप मटेरियल, इंट्रिंसिक मटेरियल एंड N टाइप मटेरियल, all the three are joined together, और इनके जंक्शन से हम एक पिन फोटो डायोड क्रिएट करते हैं। इससे अगली जो चीज़ है दैट इज़ एन एवलांच फोटो डायोड। इसमें जिसको APD बोलते हैं, APD की पावर कंसिडरेशंस क्या हैं, कितनी इसको इनपुट पावर चाहिए और ये कितनी बैंडविड्थ के ऊपर काम करता है। फिर MSM फोटो डिटेक्टर्स को हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम डिफाइन करें किसी फोटो डिटेक्टर को,
photodiode is the component that is normally used as a receiver in optical fiber communications. लेकिन it is one of the types of photodetectors. Photodetectors बहुत से हो सकते हैं, ठीक है. Let's see what is a photodetector. What it does is that it converts the incoming photons into some meaningful information. और वो meaningful information किस form में हो सकती है? It can be in the form of current. तो basically तो photo detectors जो हैं वो क्या हैं? They are sensors of light. लेकिन इनकी बहुत सी वैरायटी है. एक major variety जो है that is the photovoltaics or the PV cells. ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सोलर सेल्स में इस्तेमाल होते हैं. और मकसद इनका क्या होता है? सिंपली पावर अचीव करना, हार्वेस्ट करना in the form of an electrical energy while having solar light as the source. ठीक है, सोलर लाइट की वजह से इसने सिर्फ कन्वर्ट करना है. अब ये याद रखिए कि सोलर लाइट की वजह से कन्वर्जन हो रही है. इट इज़ नॉट टू द हीट, रादर हीट इज़ नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ इट. ठीक है, तो यानी कि हीट में सोलर सेल्स बहुत अच्छा काम नहीं करते. तो बेहतर ये होता है कि जितनी बेहतर लाइट हो. लाइट इज़, अब ऑल्दो कि जब आप लाइट में उसको रखते हैं, सोलर लाइट में रखते हैं, तो हीट अप तो होता है वो, तो उसके लिए भी कुछ बेहतर डिज़ाइन बनाएंगे. लेकिन ये दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द वेराइटीज़ ऑफ फोटो डिटेक्टर्स. क्या चीज़ है? सोलर सेल्स. ठीक है, इसकी डायग्राम, नाउ यू कैन सी द डायग्राम. इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें मोनो है और पॉली है, पॉलीक्रिस्टलीन एंड मोनोक्रिस्टलीन cells हैं, सोलर सेल्स दैट यू कैन सी. अच्छा, दो इफेक्ट्स हैं. एक है फोटो वोल्टाइक इफेक्ट और एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इनको ज़रा अगर आप कंपेयर करें तो फोटो वोल्टाइक इफेक्ट क्या है? It is the creation of voltage or current in a material upon exposure of light. An electron is excited to a higher energy state but stays in the material. इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट तो हो जाता है ड्यू टू द इनकमिंग फोटोन, लेकिन वो अपनी जो सरफेस है उसको लीव नहीं करता, उसको नहीं छोड़ के कहीं जाता. ठीक है, वो उसके अंदर ही रहता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये जो कि एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंट ये आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट है. और आइंस्टाइन की जो उसको मिली थी जो नोबेल प्राइज मिला था, वो बेसिकली इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था पहला. अच्छा, फिर the emission of electrons when light shines upon them. अब वो emission तो होती है, लेकिन वो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस मेटल प्लेट के सरफेस को छोड़ देते हैं. ठीक है, it is raised from the highest occupied state to the vacuum level. अब ये वैक्यूम लेवल के ऊपर चली जाती है. अब ये तभी एमिट होते हैं इस लेवल के ऊपर, जिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, जबकि इंसिडेंट लाइट जो है वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की हो, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमिन करती है कि कितनी एनर्जी इसके अंदर आ रही है. फॉर एग्जांपल, E is equal to H into F, and below this particular frequency no electron can be emitted from the metal, regardless कि आप उसका कितना एम्पलीट्यूड इस लाइट का आप दे देते हैं. इतनी हाई पावर्ड लाइट आप इसके ऊपर मारते हैं, इंटेंसिटी यानी कि उसकी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई.
और दूसरी बात है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आप उसको एक्सपोज करते हैं लाइट के साथ। इसकी मदद से आप फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें कि आप उस मटेरियल को जान सकते हैं कि इतने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इनपुट हमने दिया तो उससे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। ठीक है। अच्छा, और वैरायटीज़ क्या हैं फोटो डिटेक्टर्स की? चार्ज कपल डिवाइसेस हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस को लेने के लिए डिजिटल फोटोग्राफी के अंदर और डिजिटल सिनेमाटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फिर एक्टिव पिक्सल सेंसर्स होते हैं जो कि इमेज सेंसर्स हैं, एंड दे आर यूज्ड इन सेल फोन कैमरास, DSLRs, वेबकैम्स एक्सेट्रा। ये एक डायग्राम है, बल्कि फ़ोटो है एक CCD की। अच्छा, अब फोटो डायोड क्या चीज़? फोटो डायोड भी एक तरह का डिटेक्टर, जिस तरह हमने इतने सारे डिटेक्टर्स देखे, तो फोटो डायोड भी एक तरह का डिटेक्टर, एंड इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट इनटू करंट। जब फोटॉन्स आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक पर्टिकुलर मेटल की सरफेस के अंदर, तो वो एमिट करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स को उससे निकाल कर, अपने वैलेंस बैंड से निकाल कर उसको कंडक्शन बैंड में ले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इसका जो एक फोटो डायोड का ऑपरेशन है वो एक लेज़र डायोड से ऑपोजिट है। ठीक है, लेकिन दैट डज नॉट मीन के इसको हम इनको हम रेसिप्रोकली यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। पहली चीज़ तो हम इसका ज़रा अगर प्रिंसिपल देखें, लाइट आके टकरा रही है, जब तक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आके नहीं टकराएगी, फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करती है फोटोन की एनर्जी को, बिकॉज E इज इक्वल टू H इंटू F। तो वो उस वक्त तक, जब तक एक पर्टिकुलर एनर्जी जो कि उस मटेरियल की जिसके ऊपर वो टकरा रही है उसके एनर्जी गैप के बराबर नहीं होगी, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा। लेकिन जब उसके बराबर एनर्जी का फोटोन आके टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद था वहाँ से वो मूव करके चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। अब ये जो एनर्जी गैप या बैंड गैप जिसको कहते हैं, ये अगर कंडक्टर्स में देखा जाए तो देयर इज़ नो एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में मर्ज्ड हैं, आपस में ओवरलैप्ड हैं, जबकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर एक इंटरमीडिएट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन की 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है और जर्मेनियम की 0.775 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। इंसुलेटर्स की फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा होती है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर एग्जांपल डायमंड्स की होती है। अब जो फोटोन आके टकरा रहा है एक फोटो डायोड के ऊपर, जो कि एक तरह का डिटेक्टर है, और ये वो रिसीवर है जो कि हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो जो फोटोन आके टकरा रहा है इसकी एनर्जी है E इज इक्वल टू H इंटू F। F को अगर आप कन्वर्ट कर दे C ओवर लैम्डा, बिकॉज C इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा, तो F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा। अगर ये उस बैंड गैप की एनर्जी यानी कि EG के बराबर या उससे बड़ा है, तो जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसकी एनर्जी कौन एक्वायर कर लेगा? इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से लाइट जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू करंट, बिकॉज ऑफ करंट निकल के कंडक्शन बैंड के अंदर आ गई। इट कैन स्टार्ट अप a current or it can be a part of the current। अब इस करंट को देखने के लिए किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, चलाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बेसिक आपने एक
पी और एन टाइप मटेरियल का आपने जंक्शन बनाया और उसको आपने रिवर्स बायस किया, तो उससे क्या होता है, फोटॉन्स स्ट्राइक ए डिप्लीशन रीजन। अच्छा, फोटॉन ने आके ना ये जो बीच का रीजन आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, जिसको क्या आप डिप्लीशन रीजन कहते हैं, इस पे आके टकराता है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को उसके होल से अलहदा कर देता है। यानी कि होल किसको आप कह रहे हैं कि वो वैलेंस, जहाँ पर वैलेंस बैंड था वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और निकल के कंडक्शन बैंड में चला गया। जब वो कंडक्शन में चला गया तो यहाँ पर तो एक होल रह गया ना, और ये किसने क्रिएट किया, ये इनकमिंग फोटोन ने क्रिएट किया। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स भी बन गए और होल्स भी बन गए, और ये कहाँ कौन क्रिएट कर रहा है, इनकमिंग लाइट। ठीक है, अब ये इनकमिंग लाइट ने फोटॉन्स और होल्स के पेयर्स उसने क्रिएट किए। अब होता क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल्स जो दोनों एंड्स के ऊपर बन जाते हैं डिप्लीशन रीजन के, वो अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट पार्टिकल्स को। फॉर एग्जांपल, जो पॉजिटिव साइड है एन टाइप की तरफ को, जो डिप्लीशन रीजन के अंदर एक पॉजिटिव एज बन गई है, वो अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि दूसरे एंड के ऊपर जो नेगेटिव एज है वो होल्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। और इससे क्या होता है कि एक फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब एक फोटॉन्स आके इस डायोड के ऊपर टकरा रहे हैं। ये जो सामने आपको एक सर्किट डायग्राम नज़र आ रही है, इसके अंदर एक डायोड है, इसके ऊपर फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं और इसके ये बेसिकली रिवर्स बायस्ड है। इसके नेगेटिव पोर्ट के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगी हुई है और पॉजिटिव पोर्ट के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगी हुई है, और इस करंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बीच में एक रेजिस्टेंस आर भी रखी हुई है। इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल रिवर्स बायस, जैसे कि हमने इसमें की हुई है, द करंट विल एनहांस। और ये कौन सा करंट एनहांस होता है, ये वो करंट है जो कि विच इज प्रोड्यूस्ड जस्ट ड्यू टू द इनकमिंग फोटॉन्स, जिन्होंने के इलेक्ट्रॉन्स को पॉप आउट किया था। एक फोटो डायोड को अगर देखा जाए तो बीच में सेंट्रल रीजन 1 आपको नजर आ रहा है जो रेड कलर में है। दिस इज कॉल्ड अ डिप्लीशन रीजन। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर मूव्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत तेजी से मूव करते हैं और विच मेक्स द ड्रिफ्ट करंट एंड द मूवमेंट इज फास्ट। इसके इर्द गिर्द रीजन 2 है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ आपको रीजन 2 नजर आए। ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं ये डिफ्यूज होते हैं बहुत रैंडमली, जिसकी वजह से ये डिफ्यूजन करंट कहलाता है। इसमें मूवमेंट जो चार्ज पार्टिकल्स की है वो स्लो है। थर्ड रीजन जो है, it does not contribute towards that current क्योंकि it is too far away from the depletion region। ठीक है, ये रीजन 3 की बात कर रहा हूँ जो कि आपको ऊपर राइट साइड पे बनी हुई डायग्राम के अंदर नजर आ रही है। अब एक टर्म है जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिविटी। रिस्पॉन्सिविटी को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यूनिट्स एम्पेयर्स पर वॉट्स होंगे। तो ऑब्वियसली IP यानी कि फोटो करंट जो है that is equal to R into P, where R is amperes per watts and P is the power। ठीक है, R can range from 0.5 amperes per watt to 1 ampere per watt। ठीक है, अब इसको अगर आप इनकमिंग फोटोन की एनर्जी के साथ
की पावर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन टर्म्स ऑफ एम्पियर्स. Now, responsivity shows how efficiently a photodiode is working. ठीक है, ये बता रहा है कि ये इसकी कितना अच्छा ये काम कर रहा है. ठीक है, there can be no photocurrent value if a saturation effect is reached. ठीक है, अच्छा एक और बात ये बड़ी अहम है कि अगर सैचुरेशन रीच हो चुकी है तो कोई फोटो करंट जनरेट नहीं है. और ये क्यों हो जाती है सैचुरेशन? कि जब बहुत सारे फोटॉन्स आके फोटोडायोड को टकराते हैं तो तमाम अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो किस काम में लग जाते हैं? इन प्रोड्यूसिंग द करंट. ठीक है, तो अब इसके बाद अब फर्दर और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स आपके पास जनरेट नहीं हो पा रहे. ठीक है, सारे के सारे जो है ना वो एक इस करंट को प्रोड्यूस करने और उसको मेंटेन करने में काम आ रहे हैं. अब जितनी मर्जी आप एनर्जी और जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी की आप एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के आप फोटोन आप इसके ऊपर लगाते जाएं, जितनी मर्जी देर तक करते जाएं, ये करंट आगे नहीं बढ़ेगा. करंट यहाँ पर सैचुरेट कर जाएगा. एंड दिस इज द सैचुरेशन वैल्यू. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, सैचुरेशन वैल्यू. ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियरली बता रही है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने इनकमिंग फोटॉन्स की पावर को लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने उससे रिजल्टिंग फोटो करंट को लिया है जो कि मिली एम्पेयर्स में लिया है. इनपुट भी आप मिली वॉट्स में ले. आप देख रहे हैं कि एक सर्टेन पॉइंट तक इन दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप है दैट इज लीनियर, बट आफ्टर दैट the slope tends to become smaller and smaller, and soon it becomes zero and the but लेकिन जैसे ही आप इस लीनियर एरिया से आप गुजर जाते हैं तो अब आप कह रहे हैं कि आप सैचुरेशन की तरफ को बढ़ रहे हैं. एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फोटो डायोड की वो 0.85 एम्पेयर्स पर वॉट्स है एंड द इनपुट पावर सैचुरेशन इज 1.5 मिलीवॉट. इसका मतलब है कि इसका जो सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाता है इस पर्टिकुलर फोटो डायोड का वो 1.5 मिलीवॉट के ऊपर हो जाता है. अब वो पूछता है कि फाइंड द इंसिडेंट पावर फॉर 1 मिलीवॉट एंड असल में इंसिडेंट पावर नहीं, फाइंड दी फोटो करंट है. इट शुड बी करेक्टेड प्लीज. फाइंड दी फोटो करंट फॉर 1 milliwatt and 2 milliwatts of incident power. इंसिडेंट पावर अगर 1 मिलीवॉट आती है तब आउटपुट करंट जो कि फोटो करंट है वो कितना होगा, और अगर इनपुट पावर 2 मिलीवॉट्स आती है तब आउटपुट करंट कितना होगा. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है. ये बेसिकली चैप्टर 11 आपकी जो बुक है उसमें 11.1.1 है एग्जाम्पल, एंड इट इज़ क्वाइट इजी. आईपी पहले केस में जब आपकी इनपुट पावर 1 मिलीवॉट है तो आपने जो करंट निकाला है दैट इज आईपी और द फोटो करंट इज इक्वल टू आर इंटू पी. आर इज रिस्पॉन्सिविटी. ठीक है, रिस्पॉन्सिविटी 0.85 multiplied by P, which is 1 milliwatt. You multiply these two and you get a value of 0.85 milliamperes. We could simply put this formula IP is equal to RP to calculate this particular
value of photocurrent. But in the second case, the problem is that the incoming power is 2 milliwatts, while the saturation sets in at 1.5 milliwatts. So we cannot move beyond the current produced by 1.5 milliwatts, and 2 milliwatts will not create a current equal to 0.85 into 2 milliwatts. That would not be the case. We can only take 1.5 milliwatts, because beyond that, no matter how much you increase the incoming power, the current is not going to increase. So you can take 1.5 milliwatts and put that in the above formula. IP is equal to R into 0.85, R which is 0.85 into P which is 1.5, and you get that value. That would be the answer for the photo current at 2 milliwatts of incoming signal. Now let's see what is the relationship of responsivity that we just saw, R value in amperes per watt, and what is its relationship with the wavelength. The photocurrent can be written as IP is equal to NE over T, where NE is the number of electrons, and T obviously is time, per unit time, how many electrons are moving. That would give us the current. The light power is given by P is equal to NP, or the number of photons, into EP, which is the energy of a photon per unit time. Because it is per unit time of a certain value of energy, so we call it power. As you already know, that power is energy per unit time. Here NP is the number of photons and EP is the energy of a photon, which is basically determined by its frequency. The ratio of NE and NP is called the quantum efficiency of the photodiode. Quantum efficiency eta is equal to NE over NP, where this gives the ratio of the created number of or the popped out number of electrons per the number of photons. It is the ratio of the number of electrons produced by the number of photons that are coming. This ratio gives us the quantum efficiency. Better this ratio, the better the receiver is. Efficiency of regular photodiode ranges from 50% to nearly 100%. As H into C is a constant, and H into C would become 1248 electron volt into nanometer, electron volt into nanometer, because that's how its unit would be. Electron volt is for is for the energy, and nanometer is used for the wavelength, basically. Actually, we have just replaced F by C over lambda. So if R is equal to IP over P, or the photocurrent per unit of power, then IP, as you know, is NE over T, and P is what was P in the previous? NPEP over T, right? If we put these values here,
And if we replace EP by lambda over HC, what we would get is the responsivity, which is eta over 1248 into lambda. So this gives us a relationship between the responsivity and the wavelength. The longer the wavelength, the greater the amount of current produced from the same amount of light power. Because longer wavelength would mean uh, uh, a lower frequency, but it would create a larger number of photons, larger number of electrons. As R is inversely proportional to P, as in the as shown in the previous equation, while P is proportional to the number of photons and the energy per photon, the energy per of a photon is inversely proportional to the wavelength. So longer the wavelength, greater number of photons are needed to provide a certain amount of light power. Increasing the number of photons generates more electrons. Of course, if we increase the number of photons, it will generate more electrons to produce more current. Here's the relationship between the responsivity and the wavelength. As we keep on increasing the wavelength, responsivity also increases. But our area of interest is between 850 and 1550 nanometers. So the curve for that particular range is given in the diagram in front of you. As the energy gap, or Eg, is equal to Hc over lambda c, for a given material, photodiode can detect wavelengths less than lambda c and not beyond lambda c, because जो wavelengths जब बड़ी होती हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि वो इस तरह की वेवलेंथ है, इस तरह का जो फोटोन जाएगा वो मटेरियल के अंदर से किसी इंटरेक्शन के बगैर ही गुजर जाएगा. सिलिकॉन में लैम्डा सी जो अगर आप कैलकुलेट करें, दैट वुड बी 1100 नैनोमीटर्स, एंड इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर द फर्स्ट विंडो. फिर एक और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, उसमें जो लैम्डा सी बनता है, दैट इज 1700 नैनोमीटर्स, विच इज यूज्ड फॉर द सेकेंड एंड थर्ड विंडो. सेकेंड विंडो 1310 नैनोमीटर्स और थर्ड विंडो 1550 नैनोमीटर्स. अब इसको ज़रा इसके साथ अगर हम एब्जॉर्ब पावर के साथ अगर हम वो रिलेट करें, लेट्स सी. इंसिडेंट पावर ऑन फोटोडायोड इज पार्शियली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्शियली ट्रांसमिटेड. अब देखते हैं कि इनपुट पावर टोटली पी इन आई है और एब्जॉर्ब पावर पी ABS जिसको लिखा हुआ है एब्जॉर्ब पावर. एब्जॉर्ब पावर इज इक्वल टू पी इन, which was the incident power, into 1 minus exponential of minus alpha absorption into W, where alpha absorption is the absorption coefficient. ठीक है, ये constant है उस particular material के लिए, और जो W है that is the width or the thickness of the photodiode. So the quantum efficiency can also be written in using these terms, and efficiency would be equal to
absorbed power divided by the input power, and it would be equal to 1 minus exponential of minus alpha absorption into W. Alpha absorption is the absorption coefficient. When absorption coefficient approaches 0, then P absorption approaches 0 too. यानी कि जैसे जैसे अल्फा एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कम से कम होती चली जाती है तो एब्जॉर्ब पावर भी कम से कम होती चली जाएगी। लेकिन जब अल्फा एब्जॉर्प्शन इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा तो पी एब्जॉर्प्शन जो है इट वुड रीच पी इन और द इंसिडेंट पावर के बराबर हो जाएगी एब्जॉर्ब पावर, यानी कि सारी की सारी पावर एब्जॉर्ब हो जाएगी अगर अल्फा एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाए। अच्छा, अब कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में एक और बात है। जो ऐसी जो वेवलेंथ्स है विच आर मच शॉर्टर देन अ सेमीकंडक्टर्स बैंड गैप, the photons will strike the valence band far from the energy gap edge, and probability of exciting these electrons at the conduction band is very low. This causes a short wavelength cutoff. ठीक है, छोटे से छोटी वेवलेंथ को भी अगर आप करते जाएं, इसका मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ती चली जाएगी तो उतने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स को आप निकालते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट डन लीनियरली कि आप एनर्जी को बढ़ाते जाएं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। और उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी करके आप उस पर भी आपके पास एक लिमिट आएगी, यानी कि आप वेवलेंथ को शॉर्ट से शॉर्ट करते चले जा रहे हैं, उसका भी एक कट ऑफ वेवलेंथ आएगी। ठीक है, बिकॉज if the wavelength is much shorter than the semiconductor's band gap, then अब उसके बैंड गैप से छोटी हो अगर उसकी वेवलेंथ, then the photons will strike the valence band far from the energy gap edge. ठीक है, and the probability of exciting these electrons at the conduction band would be very low. तो वो भी काम नहीं करेगा। ये इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत छोटी से छोटी वेवलेंथ करते चले जाएं तो ये कंटिन्यूसली ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को अगर आप वेवलेंथ के साथ अगर देखें तो अगर आप इंडियम गैलियम आर्सेनाइड में देखें वो आपको एक काफ़ी बड़ा रीजन जो है वो कोएफिशिएंट का विद इन हायर फ्रीक्वेंसीज आपको मिल जाएगा, जबकि सिलिकॉन के लिए एक लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपको एक लीनियर रेंज मिल जाती है। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर 850 नैनोमीटर वगैरह के ऊपर सिलिकॉन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप हाई फ्रीक्वेंसीज यानी ख़ास तौर पे जब आप 1550 की बात करते हैं तो इसलिए आपको इंडियम गैलियम आर्सेनाइड इस्तेमाल करना पड़ता है ड्यू टू इट्स एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पैरामीटर। यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। लेट मी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इसी का ही फर्दर आगे एक्सटेंशन है। फोटो डिटेक्टर्स। आपने इस वक्त आपको ये प्रेजेंटेशन अगली नज़र आ रही है जिसमें पावर रिलेशनशिप एंड टाइप ऑफ फोटो डायोड्स हैं। कैन यू सी दिस प्रेजेंटेशन? और सर अभी पुरानी वाली नज़र आ रही है, अब्जॉर्प्शन वाली। अच्छा, ओके ओके, उसको मैं क्लोज करता हूँ।
इसको बंद करने के लिए इसको स्टॉप कर दिया मैंने एंड नाउ आई विल शेयर द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. अब देखिए, अब आप देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को. लाइट डिटेक्टर्स रिसेप्शन कंटिन्यू. अब आप देख सकते हैं अभी भी नजर नहीं सर. होपफुली अब आपको नजर आ रही होगी ये प्रेजेंटेशन. कैन यू सी दिस? प्लीज कंफर्म. यस सर, अब नजर आ रही है. ठीक है, थैंक यू. इसी पर आगे हम लेके चलते हैं. इसमें हम अभी तक क्या देख रहे थे कि जी इसकी पावर रिलेशनशिप क्या है और कौन कौन से फोटो डायोड्स होते हैं, उसको हम ज़रा और डिटेल में देखेंगे. और एक और पॉइंट जो कि हमने शुरू में किया था वो ये था कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ डायोड. वो फोटो वोल्टाइक मोड हो सकता है, वो फोटो कंडक्टिव मोड हो सकता है और फोटो डायोड का मोड हो सकता है. What we are interested in right now is the photodiode mode. फोटोवोल्टाइक मोड कब होता है, यानी कि फोटोवोल्टाइक मोड कौन सा होता है जिसमें आप सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं. व्हेन अ डायोड प्रोड्यूसेस करंट विदाउट अ बायस वोल्टेज, इसमें डायोड एक ऐसा इस्तेमाल हो रहा होता है जो कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें आप बायस वोल्टेज नहीं दे रहे होते. आप अगर प्रैक्टिकली देखें एक सोलर पैनल को, तो उसको हम सेपरेटली उसको ऑपरेट करने के लिए कोई उसका वीसीसी या उसकी कोई वोल्टेज तो नहीं उसको हम दे रहे होते. बस उसको लाइट में रखते हैं, यानी कि सूरज की रोशनी में रखते हैं और वो कुछ करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. ठीक है, तो ऐसा मोड ऑफ ऑपरेशन जिसमें के करंट प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट अ बायस वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड द फोटोवोल्टाइक मोड. दूसरा मोड कौन सा है? फोटो कंडक्टिव मोड. व्हेन अ डायोड प्रोड्यूसेस करंट विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल बायस वोल्टेज, थोड़ा सा एक्सटर्नल बायस वोल्टेज दिया और उससे उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो. देन वी हैव गॉट द फोटोडायोड. फोटोडायोड में it can operate in both of these modes. The photodiode works as the source of an electrical signal without biasing.
It is a good conductor of current originated by an incident light with biasing. ठीक है, यानी कि अगर बाइसिंग कर दें तब ये बहुत अच्छी तरीके से आप इसको इंसिडेंट लाइट को कंडक्ट कर सकता है in the form of a current. A photodiode is actually a current source. अच्छा, तीन किस्म के करंट्स चल रहे होते हैं एक फोटोडायोड के अंदर, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट और डार्क करंट। ड्रिफ्ट करंट तो वो होता है दैट इज क्रिएटेड इन द डिप्लीशन रीजन, ये सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है उस फोटो करंट का जो कि हमने इस लाइट के पड़ने की वजह से पैदा किया। फिर डिफ्यूजन करंट है which is created in either the P or N type region just along the depletion region, ठीक है। फिर होता है एक डार्क करंट, ये हर वक्त चल रहा होता है बहुत थोड़ा सा, ठीक है। उससे क्या होता है और जिस वक्त कोई लाइट नहीं है तब भी एक करंट ही चल रहा है। इन रिवर्स बाइसिंग डार्क करंट कैन बी रिमूव्ड। अब ये पता चलता है कि रिवर्स बाइसिंग का एक फ़ायदा ये है कि जब हम रिवर्स बाइस करते हैं तो डार्क करंट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक, वो ख़त्म हो जाता है। और डार्क करंट की वजह से एक इसकी इस रिसीवर की सेंसिटिविटी आती है, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या चीज़ है? इट इज़ अ पैरामीटर विच डिटरमिन्स द मिनिमम लाइट विच अ फोटोडायोड कैन डिटेक्ट। अगर इससे कम लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। और इसको किस फॉर्म में मेजर करते हैं, किन यूनिट्स में मेजर करते हैं? वॉट्स में या डीबीएम्स में। अब अगर आपकी लाइट पड़ रही है और वो कुछ करंट प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो जो प्रोड्यूस करंट कर रही है वो आईडी से कम है, यानी कि डार्क करंट से कम है, तो अब हम इस तरह के फोटो करंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो हमें कोई इंफॉर्मेशन डिसाइफर करके नहीं दे रहा, ठीक है। तो कम से कम आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पावर है लाइट की जो पड़ रही है फोटोडायोड के ऊपर, वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी पावर होनी चाहिए कि जिससे कि जो करंट प्रोड्यूस हो, यानी कि फोटो करंट प्रोड्यूस हो, वो डार्क करंट से ज़्यादा हो। जैसे कि इस डायग्राम में शो किया जा रहा है कि जो पावर इनपुट पावर आ रही है वो एक सर्टन अगर इस रीजन के अंदर कुछ करंट जनरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल IP इज बिलो IP min which is created by a power less than P min, then it will be of no use, क्योंकि ये डार्क करंट से कम करंट प्रोड्यूस कर रहा है एंड दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। Only that current can be detected that has a value more than the dark current. इसको कहते हैं डार्क करंट सेंसिटिविटी, यानी कि आपका सिग्नल, आपके सिस्टम की सेंसिटिविटी जो है उसकी जो सेंसिटिविटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो P min है, which corresponds to the dark current, यानी कि इससे जो करंट प्रोड्यूस हो वो डार्क करंट से ज़्यादा हो, तो फिर ये कोई रीज़नेबल या प्लॉजिबल किस्म की इंफॉर्मेशन आपको प्रोड्यूस करके देगा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कम आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसको कन्वर्ट करके इन द फॉर्म ऑफ करंट ये प्रोड्यूस करके आपको देगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द पावर डाइजेस्ट? एक फोटो PN टाइप फोटो डिटेक्टर जो है वो कन्वर्ट कर देता है लाइट पावर को इलेक्ट्रिक करंट में। एफिशिएंसी ऑफ दिस कन्वर्जन डिपेंड्स अपॉन एयर सेमीकंडक्टर इंटरफेस which
which also decreases efficiency. Then the secondary recombinations, which also decrease efficiencies, and the active region also, which increases efficiency with width. जैसे जैसे आप width को आप बढ़ाते चले जाते हैं, सही बात है, absorption बढ़ेगी. जब absorption बढ़ेगी तो आप जो efficiency है conversion की वो बेहतर होती चली जाएगी. इसको बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? We need to apply anti-reflecting coating, यानी कि जो भी लाइट आए उसमें रिफ्लेक्ट बैक करके ना चली जाए और वो एब्जॉर्ब हो मैक्सिमम. फिर वाइडनिंग ऑफ द डिप्लीशन रीजन. दूसरा क्या है कि डिप्लीशन रीजन को हम वाइडन अप कर दें, बड़ा कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इसके अंदर रिसीव हो सके. अच्छा, एक फोटो डायोड का अगर आप बैंडविड्थ अगर देखना चाहें तो वो क्या होती है? द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और द बिट रेट अ फोटो डायोड कैन डिटेक्ट विदाउट मेकिंग एरर्स गिव्स इट्स द मैक्सिमम बैंडविड्थ. ठीक है. Bandwidth of a photodiode depends upon the transit time or the time needed to collect the charge carriers. ठीक है. इस टाइम को बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर W जो है वो width of the active region है, जैसे पीछे भी हमने देखा था, which is in length units divided by V saturation or the saturation velocity, which is the velocity of the electrons while moving in this detector. तो क्या होगा? You will get the transit time or the time needed to collect the charge carriers. इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है बैंडविड्थ फोटोडायोड की. बैंडविड्थ का मतलब है कि किस डाटा, कौन सा डाटा रेट आप एट द मैक्सिमम रिसीव कर सकते हैं एक फोटोडायोड के. टिपिकल वैल्यूज W की यानी कि विड्थ जो है वो 10 माइक्रोमीटर्स तक होती है और सैचुरेशन वेलोसिटी जो होती है वो 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड. यही हो गया ना, 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की. इससे जब ट्रांजिट टाइम आप निकालेंगे दैट वुड बी 100 पिको सेकेंड्स. ठीक है. ये बड़ी इम्पोर्टेंट वैल्यू है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बैंडविड्थ या क्या डाटा रेट एक फोटो डायोड जो है वो डिटेक्ट कर सकता है. इसके अलावा एक और जो टाइम कांस्टेंट है वो दैट इन्वॉल्व्स द कैपेसिटेंस, एंड दैट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन के दरमियान में भी तो एक कैपेसिटेंस पैदा हो गया. उसकी वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन इंटू A ओवर W. W आपको पता ही है कि वो width of the active region है, and A is the area or the active area, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर है. ठीक है. इस तरह से C की वैल्यू, एक कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको मिल जाती है. अब इसी कैपेसिटेंस की वजह से एक RC कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट की एक वैल्यू बनती है जो रेस्ट्रिक्ट करती है कि इससे ज़्यादा जल्दी ये काम नहीं कर सकता. तो दैट वुड बी टाउ RC एंड इट वुड बी RS, यानी सोर्स रेजिस्टेंस प्लस RL लोड रेजिस्टेंस इनटू C इन जो ऊपर से निकाली. यहाँ पर C मिसिंग है, प्लीज पुट दैट इन. तो अगर RS की वैल्यू बहुत छोटी है और RL जो है वो सिग्निफिकेंट है, देन टाउ RC वुड बी RL इंटू C. अब ये दो किस्म के हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट्स आ गए. एक तो ट्रांजिट टाइम आया जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किया था. वो कैसे किया था कि कितनी विड्थ है और कितनी वेलोसिटी, विड्थ ओवर वेलोसिटी हमने कर दिया. तो उससे हमें एक टाइम मिला था जिसके
जिसको हम ट्रांजिट टाइम बोल रहे थे। दूसरा टाइम यहाँ पे हमने निकाला है which came due to two different values, which came due to a certain value of capacitance that is created in a p-n junction, और उसकी RC कांस्टेंट एक बना और ये टाइम का कांस्टेंट बना। अगर आप बैंडविड्थ निकालना चाहते हैं कि जो ये एक पर्टिकुलर फोटो डायोड रिसीव कर सकता है, दैट वुड बी 1/2 पाई इंटू टाउ ट्रांजिट प्लस टाउ आरसी। टाउ आरसी आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं इस स्लाइड में, और इसके पीछे साइड में आप ट्रांजिट टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दिस गिव्स यू द बैंडविड्थ ऑफ द फोटो डायोड। यहाँ पर हम बैंडविड्थ से मुराद क्या है हमारी, यहाँ पे मुराद है कि क्या डाटा रेट आप मैनेज कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं इस फोटो डायोड की मदद से। अब इसमें W की वैल्यू को एक ऑप्टिमम वैल्यू पे रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप W की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएं तो और उससे ये इम्प्रूव हो जाए। पावर एफिशिएंसी जो थी वो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम होती है, एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट के ऊपर, ठीक है, वो ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए। एक पीएन फोटो डायोड के अंदर डिफ्यूजन करंट भी लार्ज ही होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पल्स वुड बी लार्जर देन द ऑप्टिकल पल्स। ये इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर एक सर्टेन टाइम के अंदर एक ऑप्टिकल पल्स स्टार्ट होके कंप्लीट हो जाती तो इलेक्ट्रिक पल्स का साइज़ ये नहीं होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो जब इनपुट के ऊपर यानी कि जब सोर्स के ऊपर जब लाइट को भेजा जाता है तो वो उस हिसाब से देखा जाता है कि जो जब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन होनी है इसकी तो वो प्रॉपरली उसको डिटेक्ट कर पाए, यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स जो है दैट हैज़ टू बी लार्जर और वाइडर एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल पल्स। Here you see कि एक लाइट पावर आई है, ठीक है। ये लाइट पावर आपके पास बिल्कुल एक क्लीन एक स्क्वायर वेव की सूरत में आई है, लेकिन जब फोटो करंट पैदा हुआ तो वो पहले तो ड्रिफ्ट करंट बड़े आराम से बड़े फास्ट तरीके से आ गया, ऑल्दो इट इज़ नॉट एज एग्जैक्ट एज द लाइट पावर, लेकिन उसके बाद जब वो कम होना शुरू हुआ, जब ज़ीरो हो गया तो ये कम होते होते डिफ्यूजन करंट की वजह से कुछ देर तक ये रहा। इस चीज़ की केयर हमें करनी पड़ेगी, इसलिए हम, क्योंकि जब रिसीवर के अंदर जो करंट की जो वेव बनती है वो एक्सपेंडेड वेव है, वो वाइडर वेव है। तो इसका ये मतलब है कि जो पीछे से जब हम सिग्नल भेज रहे हैं वंस और जीरोस के फॉर्म में, वो ऐसा नहीं कि लगातार एक भेजा तो साथ ही दूसरा भेजिए फिर तीसरा, बीच में आपको गैप देना पड़ता है। गैप देने की एक बड़ी वजह ये भी है, ठीक है। अब हम बेसिक पिन फोटो डायोड की बात करते हैं, यानी कि पी टाइप मटेरियल, इंट्रिंसिक मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल। This photodiode consists of a thick, lightly doped intrinsic layer. एक thick, काफ़ी wide intrinsic layer बीच में P और N के दरमियान में लगा दी जाती है। Intrinsic means natural और undoped, यानी कि ये मटेरियल वही है लेकिन इसके ऊपर डोपिंग नहीं है, P टाइप की या N टाइप की, ठीक है। और 10 पिन diode PIN, P-type material, intrinsic material and N-type material that are formed. Main advantage pin diode की is that कि depletion region जो है, basically मकसद क्या है कि depletion region को हमने wider कर दिया, बीच में एक intrinsic region डाल के,
इसकी मदद से क्या होगा, ज़्यादा कैरियर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बाय द ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट अब बढ़ गया। ड्रिफ्ट करंट ने तो क्योंकि प्योर डिप्लीशन रीजन के अंदर ही पैदा होना था, इसलिए उसको आपने ज़्यादा जगह, ज़्यादा एरिया एलोकेट कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इंट्रिंसिक लेयर इन बिटवीन P and N लेयर्स। दूसरी बात, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि फोटोन कैप्चरिंग एरिया जो है, जो लाइट है, उसको वो कितने एरिया के ऊपर पड़ सकते हैं। अगर बहुत छोटा सा डिप्लीशन रीजन हो तो वो उसके ऊपर तो लाइट की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अब क्योंकि आपने इसको वाइड कर दिया है, वाइड करने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन इसके ऊपर कैप्चर हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे विड्थ को आप इंक्रीज़ करते हैं तो क्या एक फ़ायदा और होता है कि कैपेसिटेंस हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, जो पी एन जंक्शन के ऊपर कैपेसिटेंस है, उससे क्या होता है, विच लीड्स टू द डिक्रीज इन द टाइम कांस्टेंट टाउ आरसी। आरसी कांस्टेंट जो है टाइम का, वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो इट अल्टीमेटली इंक्रीजेज द बैंडविड्थ, यानी कि अब इससे हायर डाटा रेट, जो कि बैंडविड्थ का हमने फॉर्मूला पिछली स्लाइड्स में देखा था, अब इससे हायर डाटा रेट्स को हम हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाउ आरसी इज नाउ स्मॉल। अगर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, बैंडविड्थ ऑफ द फोटोडायोड इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू टाउ आर सी, टाउ ट्रांजिट प्लस टाउ आर सी। अब टाउ आर सी जितना छोटे से छोटा होता चला जाएगा, बैंडविड्थ की वैल्यू ओवरऑल इसमें इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है। अब पेन फोटोडायोड दो किस्म के होते हैं, एक फ्रंट इल्यूमिनेटेड और एक रियर। फ्रंट इल्यूमिनेटेड में क्या होता है कि लाइट एंटर्स टॉप कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में से एंटर आफ्टर पासिंग इन पी रीजन, पी रीजन के अंदर से लाइट एंटर्स इंट्रिंसिक, वो इंट्रिंसिक लेयर में, ओके, बेसिकली आपके डिप्लीशन रीजन को एनहांस करने के लिए भी वहाँ तक इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन दैट इंट्रिंसिक लेयर। साइड से नहीं आ रहा, ये ऊपर से आ रहा है, और टॉप कॉन्टैक्ट के अंदर से उन्होंने रास्ता बनाया हुआ लाइट। और एक जो इसीलिए जो पी टाइप मटेरियल इसके अंदर यूज हो रहा है वो थिन है, ताकि उसके अंदर से लाइट आसानी से गुजर के और अंदर इंट्रिंसिक लेयर तक पहुँचे। इंट्रिंसिक लेयर में पहुँच के वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर ऊपर मेटल कॉन्टैक्ट है, बीच में रास्ता बना हुआ है लाइट के लिए। ई पी देखिए एक फोटॉन एनर्जी आ रहा है, आगे पी टाइप मटेरियल जो है बहुत थिन सा लेयर है, उससे गुजर जाता है, गुजर के ये एक विड्थ है डिप्लीशन रीजन की, रीजन उसके अंदर ही एंड, वहाँ पर ये जहाँ पर आई लिखा हुआ है इसकी विड्थ 5 माइक्रोमीटर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल के पेयर। रियर इल्यूमिनेटर में क्या होता है, लाइट एंटर्स थ्रू द हेवीली n plus layers. This layer is transparent to light a large energy. Transparent. Electron hole pair generation occurs in intrinsic. हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं और इसको हम परसों के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ट्राई टू अपलोड this lecture on Teams as well as see you online. ठीक है, और your ready reference. Thank you very much. कल हम यहीं मतलब परसों कल हमारा लेक्चर है, कल नहीं परसों है, परसों हमारा लेक्चर है। परसों हम
इसको वहीं से एक्सटेंड करेंगे, फर्दर आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।